सीटेट की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट का आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग जो शिक्षण की प्रक्रिया और पद्धति है इस टॉपिक पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे और इससे जुड़े हुए अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई भी प्रश्न है, तो आज की इस क्लास करने के बाद में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा दोस्तों कि सीटेट के एग्ज़ाम में इस टॉपिक से एक प्रश्न पूछना बहुत ही ज़्यादा कॉमन है और आता ही आता है। अगर आप इस चैप्टर को पढ़े हुए रहेंगे तो आपको सहूलियत होगी। तो आइए समझते हैं और हर एक चीज़ को जानते हैं। देखिए दोस्तों, इसे आप इंग्लिश में कह सकते हैं प्रोसेस एंड मेथड ऑफ टीचिंग, यानी कि शिक्षण की प्रक्रिया और पद्धति। देखिए, अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम पढ़ने वाले हैं शिक्षण की प्रक्रिया एवं शिक्षण पद्धति, जिसके अंदर में बहुत सारी चीज़ें शामिल होंगी, जैसे कि शिक्षण की प्रक्रिया क्या है। साथ ही साथ हम लोग जानेंगे कि रैबर्न के अनुसार ये जो शिक्षण की बिंदु हैं उनको वो क्या है। उसके बाद में शिक्षण प्रक्रिया के चरण हम लोग समझेंगे। साथ ही साथ शिक्षण पद्धति से तात्पर्य क्या है वो भी जानेंगे। कथन पद्धतियाँ, साथ ही साथ हम लोग जानेंगे गतिविधि पद्धतियाँ, उसके बाद में दृश्य पद्धतियाँ, उसके बाद में मानसिक या फिर आप कह सकते हैं तार्किक पद्धतियाँ। उसके बाद हम लोग जानेंगे आज की इस वीडियो में आधुनिक पद्धतियाँ। साथ ही साथ हम लोग जो है कि बस इतना ही जानेंगे और उसके बाद में जो है कि हम लोग इस चीज़ को बढ़िया से समझेंगे। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। नंबर 1 में है शिक्षण की प्रक्रिया यानी प्रोसेस ऑफ टीचिंग। ये क्या है समझिए। देखिए, शिक्षण की प्रक्रिया एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है जिसमें 3 मुख्य घटक होते हैं, इसलिए इसे त्रिध्रुवीय प्रक्रिया कहा गया है। इसमें 3 घटक होते हैं। नंबर 1 में आपका आता है शिक्षक, नंबर 2 में आता है विद्यार्थी, ये शिक्षार्थी, हम विद्यार्थी कह सकते हैं। उसके बाद में नंबर 3 में आता है पाठ्य वस्तु। शिक्षक जो विद्यार्थी को ज्ञान प्रदान करता है, ये आपको मालूम है। शिक्षार्थी जो ज्ञान को ग्रहण करता है, अपने अंदर में ज्ञान को लेता है। और पाठ्य वस्तु यानी कि जो ज्ञान का माध्यम होती है, यानी कि जैसे किताबें वगैरह, है ना। इन तीनों के बीच सक्रिय अंतःक्रिया यानी कि एक्टिव इंटरेक्शन होती है। इसी को शिक्षण की प्रक्रिया कहा जाता है, यानी कि आपके शिक्षक, आपके विद्यार्थी और एक होता है पाठ्य वस्तु, जिसे सब्जेक्ट मैटर कह सकते हैं। इन तीनों के बीच में अंतःक्रिया होता है और इसी चीज़ को कहा गया है शिक्षण की प्रक्रिया। अब आइए, रायबर्न के अनुसार शिक्षण के 3 बिंदु हैं। नंबर 1 है आपका शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्य वस्तु, जो कि मैंने अभी इसका परिभाषा बताया। इन तीनों के बीच संबंध स्थापित करना ही शिक्षण है। इन तीनों के बीच में यानी कि विद्यार्थी, शिक्षक और मटेरियल्स, मवाद जो होता है, जो किताबें होती हैं या फिर जो भी पढ़ाई में सहायक होते हैं, तो वहाँ जो संबंध स्थापित करते हैं उसी को हम लोग कहते हैं शिक्षण। अब आइए अगला जो टॉपिक है, जो शिक्षण प्रक्रिया के चरण, उसको हम लोग समझते हैं, जिसे इंग्लिश में आप कह सकते हैं स्टेप्स ऑफ टीचिंग प्रोसेस। तो शिक्षण प्रक्रिया के चरण में नंबर 1 में आता है आपका तैयारी, जिसे प्रिपरेशन कह सकते हैं। इस चरण में शिक्षक योजना बनाता है, उद्देश्य निर्धारित करता है। उसके बाद में दूसरा जो पॉइंट है वो है आपका प्रस्तुति, ठीक है, यानी कि विषय को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया जाता है विद्यार्थियों के सामने में। उसके बाद में अगला जो स्टेप है वो है विद्यार्थी से अभ्यास कराया जाता है। टॉपिक खत्म हुआ, चैप्टर खत्म हुआ पढ़ाने के बाद में, तो अब उसका अभ्यास होगा। उसके बाद में प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक देना, यानी छात्रों की गलतियों का सुधार किया जाता है। जो छात्र गलती करते हैं उनको सुधार किया जाता है, उसे कहते हैं फीडबैक यानी कि प्रतिपुष्टि। उसके बाद में अगला जो है वो आपका मूल्यांकन, जिसे एवल्यूशन कह सकते हैं। मूल्यांकन यानी सीखने की क्षमता की जांच की जाती है, उसे कहते हैं मूल्यांकन, ठीक है। अब तीसरा जो है पॉइंट वो है आपका शिक्षण पद्धति से तात्पर्य, यानी कि मीनिंग ऑफ टीचिंग मेथड। तो शिक्षण पद्धति से तात्पर्य क्या है, आइए इस चीज़ को समझते हैं। देखिए, शिक्षण पद्धति वह तरीका या प्रक्रिया है जिसके माध्यम से शिक्षक छात्रों को ज्ञान, कौशल और मूल्य प्रदान करता है। इसी को कहते हैं शिक्षण पद्धति से तात्पर्य, यानी कि यह एक संगठित और उद्देश्यपूर्ण रणनीति होती है जो शिक्षण को प्रभावी और समझने योग्य बनाती है। समझ में आया। अब अगला जो पॉइंट है वो है आपका कथन पद्धति। ये क्या है, यानी कि टीचिंग मेथड्स यानी कि व्याख्यान पद्धति, लेक्चर मेथड कह सकते हैं। इसकी विशेषता है कि शिक्षक बोलता है,
यानी व्याख्यान पद्धति में क्या होता है, शिक्षक बोलता है, विद्यार्थी सुनते हैं, और इसका फायदा क्या है कि कम समय में अधिक छात्रों को पढ़ाना आसान होता है। इसमें सीमा क्या है, तो विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी कम होती है। समझे? चलिए, उसके बाद में अगला जो है वो है आपका चर्चा पद्धति यानी डिस्कशन मेथड। इसकी विशेषता है कि प्रश्न उत्तर और विचार विमर्श करता है। इसमें चर्चा पद्धति में इसके लाभ हैं आलोचनात्मक सोच का विकास होना, और इसमें जो है कि अधिक समय लगता है इसमें चर्चा पद्धति में। कहानी विधि भी है जो कि उसी का हिस्सा है, वो है कि इसकी विशेषता है कि विषय को कहानी के रूप में समझाना। इसका फायदा यह है कि शिक्षण जो है रोचक और यादगार बनता है, क्योंकि कहानी के माध्यम से उसे समझाएंगे तो ज़्यादा रोचक होगा, दिलचस्पी लेंगे। सीमा की बात करें तो सभी विषय पर लागू नहीं होती। उच्चारक क्या है, पेस्टलाउसी। ठीक है, अब आइए समझते हैं अगला पॉइंट, वो है आपका गतिविधि का, यानी गतिविधि पद्धतियाँ, जिसे एक्टिविटी बेस्ड मेथड कह सकते हैं। यानी कि इसमें जो आता है पॉइंट वो है आपका परियोजना पद्धति, यानी गतिविधि में परियोजना पद्धति होता है, यानी कि प्रोजेक्ट मेथड होता है जिसमें करते हैं गतिविधि करके। विशेषता क्या है कि समूह में कार्य करके सीखना, क्योंकि भाई गतिविधि में क्या होगा, परियोजना पद्धति में क्या होगा, प्रोजेक्ट मेथड में इसे समूह में जो है कि कार्य करके सीखते हैं। उसके बाद में इसका फायदा है कि सहयोग और व्यवहारिक ज्ञान होगा। उसका सीमा क्या है, समय अधिक लगता है, क्योंकि प्रोजेक्ट में समय तो लगेगा ही। विचारक क्या है, किल्पैटिक है। उसके बाद में अगला जो पॉइंट है वो है आपका समस्या समाधान पद्धति, यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। यानी विशेषता क्या है कि वास्तविक समस्या का समाधान। लाभ क्या है, तार्किक यानी कि जो रीजनिंग है और रचनात्मक विकास। उसके बाद में सीमा है हर विषय में संभव नहीं है ये। ठीक है, चलिए, और विचारक क्या है, तो जॉन डेवी है ना, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग। भूमिका हम अगर बात कर लें तो भूमिका यानी कि अभिनय नाट्य विधि, जिसे रोल प्ले कह सकते हैं, तो इसकी विशेषता है कि अभिनय द्वारा सीखना, यानी करके सीखना, भूमिका निभाना। उसके बाद लाभ क्या है, तो भावनात्मक और सामाजिक विकास होगा। उसके बाद में सीमा है तैयारी इसकी कठिन है। चलिए, अगला जो पॉइंट है वो है आपका दृश्य पद्धति, यानी कि विजुअल मेथड, यानी कि प्रदर्शन पद्धति, यानी कि डेमोन्स्ट्रेशन है ना मेथड। यानी कि इसकी विशेषता है कि प्रयोग या मॉडल दिखाकर समझाना, दिखा करके, प्रदर्शन आ गया ना, दिखा करके समझ। लाभ क्या है, विज्ञान व व्यवहारिक विषय के लिए श्रेष्ठ है, समझा जाता है। ठीक है, चलिए, अब अगला जो है वो है आपका पाठ्य पुस्तक पद्धति, जिसे टेक्स्ट बुक मेथड कह सकते हैं। इसकी विशेषता है कि पुस्तक आधारित शिक्षण होगा इसमें, क्योंकि पाठ्य पुस्तक आ गया ना। लाभ क्या है, सरल और उपलब्ध हो। उसके बाद में सीमा रचनात्मक कम। आइए, अगला जो पॉइंट है वो है आपका मानसिक तार्किक पद्धतियाँ। तो ये आपके जो है कि जिसे मेंटल मेथड कह सकते हैं, यानी कि आगमन पद्धति है ना। इसकी विशेषता है उदाहरण से नियम तक, पहले उदाहरण फिर नियम तक। लाभ इसमें क्या है कि विद्यार्थी समय खोजते हैं, ठीक है, तर्क लगाते हैं। सीमा समय अधिक लगता है। उसे विचारक क्या है इसका, तो इसका है फ्रांसिस बेकन। उसके बाद में अगला जो पॉइंट है वो है आपका निगमन पद्धति। निगमन पद्धति में क्या होता है, विशेषता इसका है नियम से उदाहरण तक। लाभ क्या है, तो तेज और आसान ये होता है निगमन पद्धति। सीमा विद्यार्थी निष्क्रिय रह सकते हैं। उसके बाद में अगला जो उसी का पॉइंट है वो है आपका विश्लेषण पद्धति। विश्लेषण पद्धति को समझिए कि इसकी विशेषता है कि समस्या को छोटे भागों में तोड़ना, जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देना। और उसका फायदा क्या है, तो गहराई से समझ इसकी होती है विश्लेषण में, और सीमा अधिक समय इसमें लगता है। उसके बाद में अगला जो उसी का हिस्सा है वो है आपका संश्लेषण पद्धति। यानी इसकी विशेषता है कि छोटे भागों को जोड़कर पूर्ण रूप देना। और लाभ इसके व्यवहारिक और रचनात्मक। और इसकी सीमा की बात करें तो छोटे बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा कठिन होता है संश्लेषण वाला। ठीक है, उसका अगला जो 8वां नंबर में आता है आधुनिक पद्धति। बहुत ही आसान ये भी है। इसमें अब इसको जो है कि रचना, इसमें जो पहला जो पॉइंट है वो है आपका रचनावादी दृष्टिकोण, जो आधुनिक पद्धति में आता है। इसकी विशेषता है विद्यार्थियों अपने अनुभव से ज्ञान रचते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके फायदा क्या है, तो अस्थायी अधिगम। सीमा की बात करें तो शिक्षा का नियंत्रण इसमें कम होता है। उसका अगला जो है वो है आपका जो उसी का हिस्सा है सहयोगात्मक अधिगम।
ठीक है। विशेषता है समूह में सीखना, क्योंकि सहयोग का आ गया तो समूह में सीखता है ये। सामाजिक कौशल विकसित होता है। अनुशासन समस्या होती है इसमें। उसके बाद में फिर ये फ्लिप्ड क्लासरूम इसकी विशेषता है घर पर पढ़ाई, कक्षा में चर्चा। उसके बाद में लाभ इसका है कि समय का सदुपयोग होता है इसमें, ठीक है। चलिए उसके बाद में अगला जो पॉइंट है वो ये है कि एक अन्वेषण आधारित अधिगम यानी इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, यानी कि विशेषता है प्रश्न पूछकर सीखना। अन्वेषण आधारित अधिगम में क्या होता है, प्रश्न पूछकर सीखा जाता है। इसका फायदा जिज्ञासा और समस्या समाधान होते हैं। सीमा की बात करें तो मार्गदर्शन आवश्यक है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने आपको हर एक चीज़ बता दिया जो कि आपके शिक्षण की प्रक्रिया और पद्धति से जुड़ा हुआ था। आई होप आपको समझ में आ गया है। बाकी मन में कुछ सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर करेंगे। दोस्तों मिलते हैं फिर एक और नई जानकारी के साथ में एक और वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।